नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राज्य के स्टडी पर। जैसा कि नए राजस्थान की पहले 9 सीरीज आ चुकी है, इसके साथ ही जिला दर्शन की भी सीरीज चल रही है, उसमें भी आगे वीडियो अपलोड किया जाएगा। दोस्तों, आप इस चैनल की प्रत्येक वीडियो को देखें। मेरा विश्वास है कि नए राजस्थान जीके के इन प्रश्नों से आपकी पढ़ाई में बेनिफिट होगा। आज हम सीरीज की अगली कड़ी में सीरीज नंबर 10 को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते अपने वीडियो पर। नवीन राजस्थान टेस्ट सीरीज भाग 10। इसका हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भामाशाह योजना। अब भामाशाह योजना क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 15 अगस्त 2014 को। इस समय मुख्यमंत्री कौन था? वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे ने इसकी शुरुआत की थी 15 अगस्त 2014 को। इस योजना को क्या कहा जाता है? इस योजना को डिजिटलीकरण का, राजस्थान में डिजिटलीकरण का पहला कदम माना जाता है। क्या माना जाता है? राजस्थान में डिजिटलीकरण का पहला कदम भामाशाह योजना को माना जाता है। ठीक है, इसका नाम किसके नाम पर रखा था? तो महाराणा प्रताप सिंह जी, जो मेवाड़ के राजा थे, उनके एक मंत्री थे जिनका क्या नाम था? भामाशाह। इन्हीं के नाम पर इस योजना का नाम रखा गया है, भामाशाह योजना। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का पंजाब किस शहर को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, सांचौर को। सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है क्योंकि यहां पर 5 नदियों का उद्गम स्थान है। अब सांचौर जो है वो नवनिर्मित जिला है। ठीक है, इसको जालोर से अलग कर कर नया जिला बनाया गया है। इसके पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं? पहला हो गया सिरोही, दूसरा हो गया जालोर, तीसरा हो गया बालोतरा और चौथा हो गया बाड़मेर। ठीक है, ये पड़ोसी जिले हैं और इन्हीं जिलों की सीमाएं किससे लगती है? सांचौर से। ठीक है, अब जो सांचौर जिला है वो एक अंतरराज्य सीमा भी बनाता है। वो किसके साथ बनाता है? वो बनाता है हमारे गुजरात के साथ। ठीक है, सांचौर में एक परियोजना भी चल रही है, जलीय परियोजना। वो कौन सी है? नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना, जिसमें सबसे ज्यादा किसको लाभ हो रहा है? एक तो हो रहा है सांचौर को और दूसरा हो रहा है बाड़मेर को। ठीक है, अब इस नहर परियोजना की शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई थी मार्च 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये नहर कहाँ से निकली हुई है? ये नहर निकली हुई है गुजरात के सरदार सरोवर बांध से। सरदार सरोवर बांध से ये नहर निकली हुई है और सांचौर के सिलू गांव, कौन सा गांव? सिलू गांव से इसका प्रवेश है। सर्वाधिक जो लाभान्वित जिले हैं वो हैं सांचौर और बाड़मेर। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, जोगीदास की छतरी कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, उदयपुरवटी। उदयपुरवटी नीम का थाना जिले में स्थित है। ये नवनिर्मित जिला है। ठीक है, नीम का थाना जिले में स्थित उदयपुरवटी में किसकी छतरी है? जोगीदास की छतरी। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण कराया था देवा ने। ठीक है, ये चित्रकार था, चित्रकार देवा ने इसका निर्माण करवाया था। और जोगीदास की छतरी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध है। ये जो नवनिर्मित जिला है वो हरियाणा राज्य से अंतर्राज्य सीमा बनाता है। और कौन कौन से जिलों से इसको तोड़कर बनाया गया है? तो सीकर और झुंझुनू को तोड़कर नीम का थाना जिला बनाया गया है। ठीक है, जिसकी सीमा हरियाणा राज्य से लगती है और ये अंतर्राज्य सीमा बनाता है। स्वतंत्रता से पूर्व ये जो नीम का थाना जिला है उसको किस नाम से जाना जाता था? तो तोरावटी के नाम से जाना जाता था और निजामती के नाम से जाना जाता था। तोरावटी और निजामती के नाम से स्वतंत्रता से पूर्व जाना जाता था। तो इसकी प्रमुख नदी कौन सी है? इस जिले की प्रमुख नदी है कांतली नदी। कांतली नदी इस जिले की प्रमुख नदी है, जिसके किनारे क्या है? गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, नादोती स्थित है, मतलब नादोती एक जगह है, वो किस जिले में स्थित है? गंगापुर सिटी में। गंगापुर सिटी की ये एक तहसील है, ब्लॉक है। नादोती किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये कच्छवा शासक पृथ्वीराज सिसोदिया जो कि जयपुर के शासक थे, उनसे जुड़ी ये जगह होने के कारण ये प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ पर पृथ्वीराज सिसोदिया ने शासन किया होगा। ठीक है, नादोती में एक दुर्ग है
जिसका निर्माण किसने करवाया था? जिसका निर्माण कराया था हरिदास जी ने। हरिदास जी ने इसका निर्माण करवाया था। और गंगापुर सिटी की ये एक तहसील है, ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पर खनिज निकलता है। कौन सा खनिज निकलता है? बेंटोनाइट, ठीक है। बेंटोनाइट नामक यहाँ पर एक खनिज निकलता है। नादोती जो जगह है वो गंगापुर सिटी की एक तहसील है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जल महलों की नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डीग। डीग है उसका प्राचीन नाम क्या है? दीर्घपुर। दीर्घापुर डीग का प्राचीन नाम है। भरतपुर से अलग होकर बना हुआ जिला है, ठीक है। ये अंतरराज्य सीमा भी बनाता है। तो अंतरराज्य सीमा कौन कौन से राज्यों के साथ बनाता है? तो यूपी और हरियाणा, ये दो राज्यों से अपनी अंतरराज्य सीमा बनाता है। कौन? डीग। तो इसकी सीमा कौन कौन से जिलों के साथ लगती है? राजस्थान के। तो कौन कौन से जिलों के साथ लगती है? एक तो हो गया भरतपुर जिससे अलग हुआ है, ठीक है। और अलवर जिले के साथ इसकी सीमा लगती है। कौन से जिले की? डीग जिले की। अंतरराज्य सीमा किसके साथ बनाता है? यूपी और हरियाणा के साथ। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो जल महल स्थित है इसका निर्माण किसने करवाया था? उसका निर्माण करवाया था सूरजमल जी जाट ने। सूरजमल जी जाट ने यहाँ के जल महलों का निर्माण करवाया था। और इसमें कहा जाता है कि लखनऊ के एक नवाब थे जिनका क्या नाम था? गाजीउद्दीन। गाजीउद्दीन ने यहाँ पर धन दिया था। किस लिए? डीग के जल महलों को बनवाने के लिए। तो जल महलों की नगरी के नाम से विख्यात जिला कौन सा है? तो डीग। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़, जयपुर, भरतपुर या उदयपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा भरतपुर। भरतपुर के बयाना में स्थित बयाना दुर्ग में किस काल का है? गुप्तकालीन एक विजय स्तंभ है जो 363 ईस्वी का है। 363 ईस्वी का है। समुद्रगुप्त के काल का। समुद्रगुप्त के काल का ये विजय स्तंभ है जो राजस्थान का सबसे पहला विजय स्तंभ है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 22 फीट और 7 इंच। अब बयाना को किस किस नाम से जाना जाता है? बयाना को पहले प्राचीन नाम इसके क्या थे? श्रीपंथ, ठीक है। इसको गुप्त काल में श्रीपंथ के नाम से जाना जाता था। तो बयाना इसको कब से कहा गया? जो बयाना इसको कहा गया है वो कहा गया है दिल्ली सल्तनत के अंतिम दिनों में। बयाना इसको दिल्ली सल्तनत के अंतिम दिनों से कहा गया है, लेकिन इससे पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? इसको जाना जाता था श्रीपंथ के नाम से, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और भरतपुर का ये एक उपखंड है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि भरतपुर में स्थित जो विजय स्तंभ है राजस्थान का पहला, उसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण किया था विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन पुंडरीक ने। और किसके शासनकाल में किया गया? तो समुद्रगुप्त के काल में। समुद्रगुप्त के काल में इसका निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध गुरुद्वारा किस जिले में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा अनूपगढ़ जिला, ठीक है। अब ये बात तो आपको पता ही होगी कि अनूपगढ़ जिले को श्री गंगानगर और बीकानेर से तोड़कर बनाया गया है। गंगानगर की 5 तहसीलें, बीकानेर की 2 तहसीलें, टोटल मिला के 7 तहसीलों से बना हुआ जिला अनूपगढ़ जिला। राजस्थान का अमृतसर जो गुरुद्वारा है उसका क्या नाम है? उसका नाम है बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा। बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा। अब ये जो बूढ़ा जोहड़ वो नाम कैसे पड़ा वो हम आगे देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं इसका निर्माण किसने करवाया और कब करवाया। इसका निर्माण करवाया था बाबा फतेह सिंह जी ने। फतेह सिंह जी ने इसका निर्माण 1954 में, ठीक है। कैसे करवाया? कहा जाता है कि जब बाबा बीकानेर रियासत की तरफ अपने काफिले के साथ जा रहे थे, बीच में एक जगह पड़ती है, वहां पर ये इन्होंने आराम किया था, ठीक है। आराम के लिए, विश्राम के लिए रुके हुए थे। तो वो जगह गर्त रूपी थी, मतलब ढलान के रूप में थी। और गर्त रूपी जगह को वहां की भाषा में क्या कहा जाता है? तो जोहड़, ठीक है। बूढ़ा किसके नाम से लिया गया? पंजाब में जो सिख बाबा होते हैं उनको बूढ़ा कहा जाता है। इसी के नाम पर पड़ा राजस्थान का अमृतसर का नाम पड़ा बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा। और ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के अनूपगढ़ जिले में। पहले हम इसको कहाँ पर पढ़ते थे? गंगानगर के अनूपगढ़ तहसील में। तो वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? अनूपगढ़ जिले में। इस गुरुद्वारे को हर मंदिर, स्वर्ण मंदिर, ठीक है। और राजस्थान के अमृतसर के नाम से तो जानते ही है। यहां पर मेला लगता है श्रावण और हरियाली अमावस्या को, यह भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही
ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए कि ये गुरुद्वारा कौन से गांव में है। ये गुरुद्वारा है राजस्थान के अनूपगढ़ जिले के डाबला नामक गांव में। डाबला नामक गांव में बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा स्थित है, जिसका निर्माण 1954 में किसने कराया था? बाबा फतेह सिंह जी ने करवाया था, जिसको हर मंदिर, राजस्थान का स्वर्ण मंदिर और राजस्थान का अमृतसर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जहां पर श्रावण और हरियाली अमावस्या को मेला भरता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस जिले को डांग की रानी के उपनाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, करौली को। करौली को डांग की रानी के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा इसको कल्याणपुर, गोपालपाल, ब्रजभूमि इन नामों से भी जाना जाता है। तो ये करौली था वो पहले किसका हिस्सा था? मत्स्य संघ का हिस्सा था 1908। ठीक है, यहां पर किन किन का शासन रहा है? तो यहां पर यदुवंशी राजाओं का शासन रहा है। यहां पर एक मंदिर स्थित है, माता जी का मंदिर स्थित है। कौन सी माता है? केला देवी। केला देवी माता का मंदिर स्थित है, जिस कारण इसको क्या कहा जाता है? इस जिले को केला देवी की आस्था की स्थली कहा जाता है। ठीक है, ये यादव वंश की कुल देवी है, यादव वंश की कुल देवी है। जो ये माता जी हैं, उनका मंदिर कहाँ पर स्थित है? इनका मंदिर स्थित है त्रिकुटी पहाड़ी पर। ठीक है, और इस मंदिर पर मेला लगता है। कब लगता है? चैत्र माह में। चैत्र माह में कहाँ पर मेला लगता है? यादवों की कुल देवी केला देवी के मंदिर में मेला लगता है। और यहाँ पर मीणा जनजाति के लोगों द्वारा, मीणा जनजाति के लोगों द्वारा स्त्री और पुरुषों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो लांगुरिया नृत्य किया जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी। अगला प्रश्न देखते हैं। धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? जयपुर, जोधपुर, कोटा या अनूपगढ़? इसका आंसर हो जाएगा डी, अनूपगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक धान की खेती की जाती है और सर्वाधिक धान उत्पादित होता है। कैसे होता है भाई? धान को सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो गन्ने को होती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पर होता है धान, जिसको सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो भाई पानी कहाँ से आता है? तो पानी का यहाँ पर स्रोत है, वो है IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना यहाँ पर है। यहाँ पर पानी की, तो यहाँ पर धान की खेती तो हो गई, इसी कारण इसको धान का कटोरा कहा जाता है। अब धान से एक और बात याद आती है, धान में एक रोग लगता है। कौन सा रोग लगता है? इसका प्रमुख रोग है खेरा। ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है। धान में एक रोग लगता है जिसका नाम है खेरा। इसका धान का प्रमुख रोग है। ठीक है, इसमें पत्तियों पर पीले रंग के धब्बे लग जाते हैं। ठीक है, और ये धब्बे धीरे धीरे नारंगी रंग के हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? पौधा बोना रह जाता है। धान की जड़ें नारंगी रंग की होकर सूखने लगती है और ये पोषण नहीं ले पाती है, जिस कारण पौधा छोटा रह जाता है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके लिए क्या उपचार करते हैं? इसके लिए ZnSO4 जिंक सल्फेट का छिड़काव किया जाता है। जिंक सल्फेट का बूझे हुए चूने के साथ मिलाकर जिंक सल्फेट का छिड़काव किया जाता है, जिससे इसको कंट्रोल किया जाता है। किसको? धान के खेरा रोग को। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत बार प्रश्न एग्जामों में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस जिले को लाल शहर के नाम से जाना जाता है? ए गंगानगर, बी बीकानेर, सी जोधपुर, डी अलवर? तो इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर। बीकानेर को और किन नामों से जाना जाता है? जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं? तो जांगल प्रदेश में और भी जिले आते हैं। बीकानेर के साथ में जोधपुर और नागौर का भी हिस्सा आता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और किस नाम से जाना जाता है बीकानेर को? तो बीकानेर को ऊन का घर और राती घाटी, और इसको ऊंटों का देश भी कहा जाता है। किसको? बीकानेर जिले को। ठीक है, यहीं पर केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र भी स्थित है। कहां पर? बीकानेर में केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र स्थित है। और एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि जो बीकानेर जिला है, वहां पर एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। और कौन कौन से जिले जहां पर नदी प्रवाहित नहीं होती है? वो फर्स्ट जिला तो हो गया बीकानेर। दूसरे नंबर पर आता है चूरू। ये दो जिले पहले वाले जिलों में भी नदियां प्रवाहित नहीं होती थी, वही जिले हैं। लेकिन अभी नवनिर्मित जिलों में एक और जिला ऐड हो गया है, उसका नाम है फलोदी। बीकानेर, चूरू और फलोदी 3 ऐसे जिले हैं जहां पर कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है।
तो यहाँ पर खेतीबाड़ी कैसे होती है बीकानेर में? बीकानेर में IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 4 लिफ्ट नहर निकाली गई है और यहीं से बीकानेर में सिंचाई की आपूर्ति होती है, यहीं से जल आता है और यहाँ पर कोई भी नदी नहीं बहती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और बीकानेर में एक स्थल है जिसका क्या नाम है? पुंगल। पुंगल ये बीकानेर की तहसील है, ब्लॉक भी है, ठीक है। यहाँ की भेड़ प्रसिद्ध है, यहाँ की भेड़ को पुंगल भेड़ के नाम से जाना जाता है और ये भेड़ भारत में प्रसिद्ध है, पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो किस जिले को लाल शहर के नाम से जाना जाता है? तो बीकानेर को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नौलखा किला स्मृति वन का शुभारंभ 24 जनवरी 2017 को किस जिले से किया गया? इसका आंसर हो जाएगा झालावाड़। झालावाड़ के झालरापाटन में नवलखा दुर्ग स्थित है और नवलखा दुर्ग के पास में ही नवलखा किला स्मृति वन का शुभारंभ किया गया था 24 जनवरी 2017 को। नवलखा दुर्ग के बारे में जान लेते हैं हम। नवलखा दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया था? 1860 में। झालावाड़ के झालरापाटन में स्थित नवलखा दुर्ग का निर्माण कराया गया था 1860 में। तो निर्माण करवाया था पृथ्वी सिंह ने। पृथ्वी सिंह द्वारा 1860 में झालावाड़ में स्थित नवलखा दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। इस दुर्ग को नवलखा दुर्ग क्यों कहा जाता है? इस दुर्ग को नवलखा दुर्ग इसलिए कहा जाता है कि उस समय में 9 लाख रुपये से इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था जो अधूरा रह गया था, ठीक है, और करवाया था पृथ्वी सिंह ने 1860 में, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से विख्यात अल्लाह जिलाबाई का संबंध किस जिले से है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, बीकानेर से। अल्लाह जिलाबाई कौन थी? तो ये थी मांड गायिका। इनको 1900 कब 1982 में पद्मश्री से नवाजा गया था और इस कारण नवाजा था। केसरिया बालम आओ ने पधारो मारे देश इन्होंने अपने मांड गायकी में गाया था। कौन सा? केसरिया बालम आओ ने पधारो मारे देश, ये हमारा राज्य गीत है। तो 2003 में इन पर डाक टिकट जारी हुआ। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि राजस्थान की मरु कोकिला तो अल्लाह जिलाबाई कहलाती है, तो राजस्थान की कोकिला किसको कहते हैं? राजस्थान की कोकिला कहते हैं लता मंगेशकर को, ठीक है। और स्वर्ण कोकिला किसको कहा जाता है? राजस्थान की स्वर्ण कोकिला किसको कहा जाता है? सरोजिनी नायडू क्या कहलाती है? राजस्थान की स्वर्ण कोकिला। तो कोकिला किसको कहा जाता है? लता मंगेशकर को। और राजस्थान की मरु कोकिला किसको कहा जाता है? तो अल्लाह जिलाबाई को। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कांगड़बाड़ी का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, खेरथल तिजारा में। इसको हम पहले कहाँ पर पढ़ते थे? अलवर में। पहले अलवर में पढ़ते थे, अब वर्तमान में खेरथल तिजारा को अलवर से अलग जिला बना दिया गया है। अब ये जो कांकड़बाड़ी का किला है, इसका क्या इतिहास है? इस किले में किसने? औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को कैद कर रखा था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा जो हमारा खेरथल तिजारा जिला है, इसको अलवर से अलग किया था, ठीक है। अलवर से अलग कर इसको नया जिला बनाया गया है, ठीक है। इसकी सीमा किससे लगती है? तो हरियाणा राज्य से लगती है। हरियाणा राज्य से अपनी सीमा बनाता है। और राजस्थान के जिलों में इसकी सीमा किस से लगती है? तो एक तो लगती है अपने कोटपुतली बहरोड से और दूसरी लगती है अलवर से। कोटपुतली बहरोड से तो जिलों की सीमाएं लगती है और हरियाणा से ये अंतर राज्य सीमा बनाता है। कौन सा जिला? खेरथल तिजारा जिला। और ये अलवर से अलग कर बनाया गया है। कांकड़बाड़ी का किला कहाँ पर स्थित है? तो खेरथल तिजारा में स्थित है, जहाँ पर दारा शिकोह कौन था? औरंगजेब का भाई, जिसको औरंगजेब ने बंदी बनाकर रखा था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। 52 दुर्गों का लाडला दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अलवर दुर्ग। अलवर दुर्ग कौन सा है? तो अलवर दुर्ग है बाला दुर्ग। बाला दुर्ग जिसको क्या कहा जाता है? कुंवारे किले के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कुंवारा किला क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दुर्ग पर, कौन से दुर्ग पर? बाला दुर्ग, जो कि अलवर में स्थित है, इस पर एक भी आक्रमण नहीं हुआ, ठीक है। इसी कारण इसको कुंवारे दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। 52 दुर्गों के लाडले दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो 1550 में हसन खां मेवाती ने इस दुर्ग का निर्माण कराया। किसका? 52 दुर्गों के लाडले बाला दुर्ग का निर्माण करवाया। इस पर कौन कौन से राजाओं का शासन रहा है? तो इस पर
कच्छवाओं, ठीक है, कच्छवाओं, मुगलों, मराठों, ठीक है, और जाटों का शासन रहा है, जिसमें जाटों में किस राजा ने इस पर शासन किया? तो सूरजमल जाट ने, सूरजमल जाट ने यहाँ पर शासन किया। और अंत में इस पर शासन किसने किया? तो अंत में किया इस पर प्रताप सिंह जी ने। सवाई प्रताप सिंह जी ने इस पर 1775 में अधिकार जमाया। और सवाई प्रताप सिंह जी को ही अलवर जिले का संस्थापक कहा जाता है। सवाई प्रताप सिंह जी को, जिन्होंने 1775 में बाला दुर्ग पर अपना अधिकार जमाया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि 52 दुर्गों का लाडला दुर्ग किसको कहा जाता है? तो अलवर दुर्ग को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट किस जिले में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, कोटपुतली बहरोड। हम इसको पहले जयपुर में पढ़ते थे। अब ये जो अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी है, इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था L&T सीमेंट। L&T सीमेंट के नाम से कौन सी कंपनी जानी जाती थी? तो अल्ट्राटेक सीमेंट। अब इसको चलाता कौन है? इसको चलाता है आदित्य बिड़ला ग्रुप। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों, राजस्थान का सबसे पहला सीमेंट का कारखाना कहां पर खोला गया? कहां पर खोला गया? लाखेरी में, लाखेरी बूंदी में राजस्थान का सबसे पहला सीमेंट का कारखाना खोला गया। तो वर्तमान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन कहां पर होता है? तो वो होता है चित्तौड़गढ़ में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और राजस्थान में व्हाइट सीमेंट के लिए प्रसिद्ध जिले कौन से हैं? तो व्हाइट सीमेंट के लिए प्रसिद्ध जिले कौन से हैं? तो सबसे पहला है नागौर जिला, नागौर का गोटन। और दूसरा है जोधपुर। जोधपुर कौन सी जगह है? खारिया खंगाल। नागौर का गोटन और जोधपुर का खारिया खंगाल जो जगह है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सफेद सीमेंट के लिए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मामा भांजा की डुंगरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा दौसा में। मामा भांजा की डुंगरी यहां पर स्थित है। तो मामा भांजा का मंदिर कहां पर स्थित है? तो मामा भांजा का मंदिर है अटरू बाड़ा में। ठीक है, अटरू बाड़ा, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। अटरू बाड़ा में क्या स्थित है? मामा भांजा का मंदिर। राजस्थान में एक और मामा भांजा का, वो कहां पर स्थित है? डूंगरपुर में। थोड़ी सी बातें जान लेते हैं दौसा के बारे में। जो हमारा दौसा जिला है वो किस लिए प्रसिद्ध है? दौसा जिला प्रसिद्ध है खादी के लिए, खादी के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें एक गांव है जिसका नाम है आलूदा गांव। आलूदा गांव वो किस लिए प्रसिद्ध है? भारत की स्वतंत्रता के समय 15 अगस्त 1947 को जो पहला तिरंगा लहराया गया था, कहां पर? लाल किले पर। वो कहां से आया था? वो आया था आलूदा गांव, खादी का बना हुआ था। तो दौसा आलूदा जगह है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऐतिहासिक बावड़ियों और कुंडों। ठीक है, वो कहां पर आती है? तो दौसा में आती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो दौसा को किस नाम से जानते थे? देवास और दौसा, देवास और दौसा के नाम से जानते थे। दौसा जिले की आकृति कैसी है? तो दौसा जिले की आकृति है धनुषाकार, ऐसी आकृति है इसकी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गुलाब के इत्र तैयार करने का श्रेय किस बेगम को जाता है? देख लेते हैं। नूरजहां बेगम, रुकैया बेगम, असमत बेगम या सलीमा बेगम। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, असमत बेगम। असमत बेगम कौन थी? नूरजहां की माँ थी। कौन थी? नूरजहां की माँ, जिसने आना सागर झील के किनारे बैठकर किसका निर्माण किया था? गुलाब के इत्र को तैयार किया था। इसके साथ ही राजस्थान में सर्वाधिक गुलाब कहाँ पर उगते हैं? सर्वाधिक गुलाब की खेती कहाँ पर की जाती है? तो अजमेर के पुष्कर में। राजस्थान में सर्वाधिक चेती गुलाब की खेती कहाँ पर की जाती है? चेती गुलाब की खेती की जाती है खमनोर में। खमनोर कहाँ पर आता है? राजसमंद में। वर्तमान में भी राजसमंद में ही आता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चेती गुलाब की खेती कहाँ पर की जाती है? खमनोर में। तो सर्वाधिक गुलाब की खेती कहाँ पर की जाती है? तो पुष्कर में। ये बात आप तो गुलाब के इत्र तैयार करने का श्रेय किस बेगम को जाता है? तो अस्मात बेगम को जाता है। और ये कौन थी? तो नूरजहां की मां थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 12 भाइयों का चौराहा किस शहर का
प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर शहर का। जयपुर में स्थित है नाहरगढ़ चौराहा। इस नाहरगढ़ चौराहे को ही 12 भाइयों के चौराहे के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर 12 धर्मों का संगम हुआ करता था। कैसे हुआ करता था? 12 धर्मों के लोग यहाँ पर मिला करते थे, ठीक है। इसी कारण इसको 12 भाइयों का चौराहा नाम से जाना जाता है। और 12 से कौन कौन सी चीज़ें हैं राजस्थान में? तो फर्स्ट है, एक तो हो गया 12 भाइयों का चौराहा। दूसरा है 12 कोठड़ी। 12 कोठड़ी किसको कहा जाता है? आमेर रियासत को। किस टाइम की है? तो पृथ्वीराज कच्छवा द्वारा निर्मित, पृथ्वीराज कच्छवा के टाइम की है 12 कोठड़ी, ठीक। और कौन सी चीज़ है? तीसरे नंबर पर आती है 12 भाइयों का मेला। 12 भाइयों का मेला कहाँ पर लगता है? तो बाड़ी में लगता है। और ये बाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो धौलपुर जिले में, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो 12 भाइयों का चौराहा कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देश का एकमात्र साल्ट म्यूजियम किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर ग्रामीण, डी। जयपुर ग्रामीण में एक झील स्थित है जिसका नाम है सांबर झील। जो कौन सी झील है? खारे पानी की झील है। यहीं से 8.7%, पूरे देश का 8.7% जो नमक उत्पादित होता है वो कहाँ से होता है? तो इसी झील से होता है। राजस्थान के जयपुर में स्थित सांबर झील से होता है। यहीं पर राजस्थान का एकमात्र साल्ट म्यूजियम स्थित है। और जो ये सांबर झील है इसका निर्माण किसने? इसका निर्माण करवाया था वासुदेव चौहान ने। वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण कराया था। और ये उत्तर भारत के चौहान राजाओं की राजधानी थी। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। जो सांबर जगह है, सांबर झील है, वहां पर क्या था? उत्तर भारत के चौहान राजाओं की राजधानी थी। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न, हिंगोली का युद्ध स्थल वर्तमान में किस जिले में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा डिडवाना कुचामन। इसको हम पहले कहां पर पढ़ते थे इसको नागौर जिले में, ठीक है। वर्तमान में ये डिडवाना कुचामन में आ गया है, ठीक है। हिंगोली का युद्ध कब हुआ था? तो हिंगोली का युद्ध हुआ था ढूंढाड़ और मारवाड़ के राजाओं के बीच में। और ये कब हुआ था? तो 1807 में हुआ था। इसका कारण क्या था? इसका कारण था राजकुमारी कृष्णा कुमारी, राजकुमारी कृष्णा कुंवर। और ये कहाँ की थी? तो मेवाड़ की राजकुमारी थी, मेवाड़ की राजकुमारी थी। तो दोस्तों ये थे राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे।